नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9वां चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण, मिरर। इस वीडियो में हम दर्पण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि दर्पण होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, और अंत में हम चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन का अध्ययन करेंगे। ये इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की, उसके पश्चात प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन किया था। इस चैप्टर से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। इसमें भी हम दर्पण से संबंधित जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण। दर्पण होता क्या है? तो देखिए, यदि हमारे पास में कोई पारदर्शी समांगी माध्यम है और उसके एक पृष्ठ के ऊपर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, रजत पॉलिश कर दी जाए, तो उस व्यवस्था को हम दर्पण कहेंगे, मिरर कहा जाएगा। तो डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं। जैसे हमारे पास में ये कोई पारदर्शी वस्तु है, जैसे कांच समझ लीजिए, क्वार्ट्ज समझ लीजिए कि पारदर्शी पार्ट होता है, और इसके एक पृष्ठ के ऊपर चमकीली पॉलिश कर दे, इसके एक भाग के ऊपर क्या कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो ये जो व्यवस्था बनी है इसको हम कहते हैं दर्पण। इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण। ये हमारे पास में कांच है और इसके इस पृष्ठ के ऊपर हमने चमकीली पॉलिश कर दी है। तो यदि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ के ऊपर चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो उसे हम दर्पण कहेंगे, मिरर कहा जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है देखिए, यदि किसी समांगी पारदर्शी, समांगी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, माध्यम के एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो उसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं, मिरर कहा जाता है। माध्यम कैसा होना चाहिए? समांगी, एक समान घनत्व वाला होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, और उसके एक पृष्ठ के ऊपर यदि हम कोई चमकीली पॉलिश कर दें तो उस व्यवस्था को दर्पण कहेंगे, मिरर कहा जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं यहां पर दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, तो देखिए, दर्पण है, मिरर है, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो हमारे पास में है अवतल दर्पण। सॉरी, ये हमने गोलीय दर्पण का प्रकार बता दिया। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो हमारे पास में है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और इनका जो दूसरा प्रकार है वो हमारे पास में है गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर।
देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। प्लेन मिरर होता क्या है, इससे प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, चलिए देख लेते हैं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण होता क्या है। तो देखिए, समतल दर्पण को समझने के लिए मैं यहां पर मैं यहां पर ये हमने यहां पर क्या लिया है, एक कांच लिया है, पारदर्शी कांच है, समतल कांच है, और इसके एक पृष्ठ के ऊपर पॉलिश कर रहे हैं। देखो, पॉलिश को दिखाने का तरीका है, इस तरीके की लाइनों से हम पॉलिश को दिखा सकते हैं। इस तरीके से दिखाया गया है। ओके, तो ये हमारे पास में है समतल कांच। समतल कांच, एक बार इसको आप समझ लीजिए। ये हमारे पास में समतल कांच है, और इसके एक पृष्ठ के ऊपर हम क्या कर दें, चमकीली पॉलिश कर दिए। ये हमारे पास में है चमकीली पॉलिश। एक पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला जो सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, वो परावर्तक पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा, ये हमारे पास में है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, इसके इस तरफ हमने पॉलिश की तो उसका जो अपोजिट वाला पृष्ठ है वो एक परावर्तक पृष्ठ होगा। यहां से आकर ही प्रकाश की किरणें टकराएगी। तो ये हमें जो व्यवस्था मिली है, इसको हम कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहा जाता है। ओके, तो ऐसा दर्पण जिसमें समतल कांच के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दें तो उसको हम समतल दर्पण कहेंगे, प्लेन मिरर कहा जाएगा। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें समतल, समतल पारदर्शी, समतल होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, समतल पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए। चमकीली पॉलिश कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। ओके, तो ये हमारे पास में जो व्यवस्था प्राप्त हुई है, इस व्यवस्था को हम समतल दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहा जाता है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, इस चमकीली पॉलिश को हम रजत पॉलिश भी कह देते हैं। दूसरा नाम क्या है, चांदी जैसी पॉलिश है, रजत पॉलिश भी इसको कहा जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर समतल दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर देखेंगे। इसके लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने रख देता हूं। देखिए, समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें हम बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा उजाला कम दिखाई दिया, पेन चेंज कर लेते हैं, वही रखते हैं। ये हमारे पास में है
एक कांच पुनः बनाया मैंने। अब आप ध्यान देंगे इसके एक पृष्ठ के ऊपर हम चमकीली पॉलिश करते हैं। ये बन चुका है समतल दर्पण। क्या बन चुका है? समतल दर्पण हमें प्राप्त हो चुका है। यहां पर मैं रख रहा हूं एक वस्तु को मैं यहां रख रहा हूं। ये हमारे पास में है कोई वस्तु। ये हमने एक वस्तु रख दी है और इसका जो प्रतिबिंब है विद्यार्थियों इस तरफ बनेगा। अभी देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं। यहां से आप ध्यान देंगे कि एक प्रकाश की किरण यहां से चलेगी और यहां से चलने के बाद में, देखो यहां से चलने के बाद में, आर पार गलत दिखाया हमने। चलिए ऐसे दिखाता हूं मैं। यहां से चलेगी और यहां से टकराने के बाद में ये वापस आ जाएगी। यहां से गई वो और यहां से टकराने के बाद में वापस आ गई। एक प्रकाश किरण तो हमने इस तरीके से दिखा दी है। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से यहां से जाकर टकरा रही है और टकराने के बाद में इस तरीके से वापस परावर्तित हो जाती है। ऐसे जाकर टकराई और इस तरीके से परावर्तित होकर वापस आ गई। तो परावर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो आगे चलकर, जैसे यहां से परावर्तित हुई, वो आगे चलकर इधर ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। आगे चलकर ये कहीं पर भी नहीं मिलती। आगे चलकर ये कहीं पर भी नहीं मिलती तो ये पीछे बढ़ाने पर मिलती है। पीछे बढ़ाने के ऊपर एक बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर ये मिलती है वहीं इस वस्तु की अनुभूति होती है, जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहा जाता है। चलिए ध्यान देंगे, ये हमारे पास में है वस्तु ए बी और ऐसे चलने वाली प्रकाश की किरण यहां से टकराकर वापस इधर आ जाती है। दूसरी वाली प्रकाश की किरण यहां से टकराकर इधर आ जाती है। तो ये आगे चलकर कहीं पर भी वास्तव में नहीं मिलती। तो इनको हम क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा क्या है, डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? इसको डॉटेड लाइन के द्वारा इस तरीके से दिखाएंगे और इसको डॉटेड लाइन के द्वारा इस तरीके से दिखाया जाएगा। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो जहां कहीं पर भी ये मिलती है वहीं एक का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डेस और यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये बन जाएगा बी डेस। एक बार ये जो प्रतिबिंब है वो कैसे बना है उसको आप समझ लीजिए। ये हमारे पास में वस्तु, या इसको हम कह सकते हैं बिंब। इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं बिंब। तो क्या कहा जा सकता है? बिंब। और इसको हम कह सकते हैं प्रतिबिंब। इसको हम कह सकते हैं प्रतिबिंब, इसको कहा जा सकता है। ये हमारे पास में है समतल दर्पण। समतल दर्पण ये वस्तु है जिसको हम बिंब भी कह सकते हैं। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर कहीं पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती तो वहां पर हमें वस्तु की अनुभूति होती, जिसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बन रहा है ए डेस बी डेस। देखो इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लें। एक तो होती है वस्तु, एक होता है प्रतिबिंब। वस्तु को हम बिंब कह सकते हैं और वस्तु जैसे ही दिखने वाली, जहां पर हमें उस वस्तु की अनुभूति होती है, वस्तु जैसे ही दिखती है, वास्तव में नहीं है लेकिन वस्तु जैसे ही दिखाई पड़ती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या कहा जाता है? इमेज कहा जाता है। तो ये तो है बिंब और यह है प्रतिबिंब। बिंब से दर्पण के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बिंब दूरी कहते हैं, यू से लिखा जाता है। प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की जो डिस्टेंस है उसको प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है, v से लिखा जाता है। ओके, एक चीज और समझ ले, यहां पर बिंब की ऊंचाई को h डेश से बिंब की ऊंचाई को h से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डेश से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? h डेश से प्रदर्शित करेंगे।
या आप समझ ले। इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें हमारे सामने है। बिंब है, ये प्रतिबिंब है, एच है वो बिंब की ऊंचाई, एच डेस है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, यू है बिंब की दर्पण से दूरी जिसको हम बिंब दूरी कहते हैं, और वी है वो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है जिसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है अब वो है समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य बातें। तो कौन कौन सी बातें होगी, चलिए देख लेते हैं। पहला काम तो है कि यहां से समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका वो प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाने पर बनता है। तो प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाने पर बन रहा है, इसका मतलब है कि ये एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। यहां पर प्रकाश की किरणें पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आभासी प्रतिबिंब है जिसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। ओके, इसके अलावा देखें जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या है? सीधे। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव कैसे होंगे? सीधे होते हैं। देखिए वस्तु हमारे पास में सीधी है तो ये भी कैसा होगा? सीधा ही होगा। यहां मतलब ए ऊपर है तो प्रतिबिंब में एक का जो प्रतिबिंब बना एडेस वो भी ऊपर है, तो ये सीधे होंगे। कैसे होंगे? सीधे। आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो बिंब की ऊंचाई जिसको हम एच से कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डेस से कहते हैं, दोनों बराबर होती है। बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होगी? बराबर होगी। दोनों की जो हाइट है वो सेम होती है। इसके साथ में वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी बिंब दूरी, प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी जिसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, दोनों बराबर होती है। बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होगी? बराबर होगी। u और v दोनों बराबर होंगे। u और v दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए कुछ चीजें हमारे पास में है कि समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और आभासी होता है। बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी सेम होती है। बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई सेम होती है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे कुछ और चीजें एक महत्वपूर्ण है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है इसको भी आप समझ लें। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है भुजाएं परिवर्तित हो जाती है। दायां भाग दाई, बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर नजर आता है। आप देखिए समतल दर्पण के सामने जिसमें आप सुबह सुबह चेहरा देखते हैं, नहा धोने के पश्चात अपने बाल संवार रहे होते हैं तो अपना चेहरा देखेंगे, तो उस स्थिति में आप देखना आपका जो राइट हैंड है उसमें आपने कंगा पकड़ रखा है। राइट हैंड में क्या पकड़ रखा है? कंगा। अब आपकी जो इमेज बनी है मिरर में, वो जो इमेज है उसको आप सपोज करें उसके आपके तो दाहिने हाथ में है, लेकिन यदि मिरर की बात करें तो उसके आपके दाहिने हाथ में, मिरर के बाएं हाथ में होगा कंगा। जो इमेज बनी है मिरर के अंदर बनी है वो क्या होगा? पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। इसमें ये दाएं हाथ में है तो उसमें जो इमेज है उसके अंदर वो बाएं हाथ में होगा। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब है कि वस्तु जो इमेज है उसमें दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। ओके, यही है पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में दायां भाग बाईं ओर, दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। बायां भाग
दाईं ओर दिखाई देता है, ओके। पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए समतल दर्पण की जो वक्रता है वो अनंत होती है, फोकस दूरी है वो भी अनंत होती है। ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन को समझ आ जाएगा, ओके। तो ये थी कुछ समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब यहां पर बात करते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि ये हमारे पास में मिरर है, ये मिरर है और यहां पर आपने रख दी है इस तरीके से किसी वस्तु को। यहां से जो प्रकाश की किरणें चली है, प्रकाश की किरण यहां से चली तो वो यहां से टकराकर वापस इधर ही आ गई, ठीक है। एक प्रकाश की किरण को आपने इधर से आपतित करवाया, फिर वो इधर चली गई। तो ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं आपस में मिलती नहीं है, तो आपने इनको पीछे बढ़ाया, इसको भी आपने पीछे बढ़ाया और यहां पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त किया। ये वस्तु है ए बी और ये जो एडेस बीडेस है ये प्रतिबिंब है। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रतिबिंब होता क्या है, डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर या लेंस से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर हमें वस्तु की अनुभूति होती है, जिसे प्रतिबिंब कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है, ओके। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होकर, किसी दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से तो क्या होगी, परावर्तित, या क्या हो सकता है, लेंस, हम आगे पढ़ेंगे लेंस, लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से क्या होगी, अपवर्तित होगी, अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों पॉसिबिलिटी होगी भाई, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां वस्तु की अनुभूति होती है। वहां पर क्या होगा, वहां पर वस्तु की अनुभूति होती है, वस्तु की अनुभूति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वस्तु की अनुभूति होती है, जिसे जिसे प्रतिबिंब कहा जाता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। जहां पर हमें वस्तु की अनुभूति होती उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो है बिंब, जिसको हम वस्तु भी कह देते हैं, यह है प्रतिबिंब, ओके। अब ये जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब, जहां पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। किसी बिंदु पर क्या मिले, वास्तव में यदि मिले तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और यदि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम
आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहा जाएगा? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाएगा। तो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। चलिए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में होता क्या है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिले तो उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहा जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा। ऐसा प्रतिबिंब जिसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिले तो उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उस प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ओके, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता है कि ये सदैव उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होंगे? उल्टे होते हैं। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात देखें आप, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, उल्टे बनेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं प्रतिबिंब के दूसरे प्रकार की आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इमेजनरी इमेज। ओके, देखिए आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा? प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलेगी और चलने के पश्चात अपवर्तन होगा या परावर्तन होगा और किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती, वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती, जहां पर हमें वस्तु की अनुभूति होती है, जिसे हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? कि ऐसा प्रतिबिंब जिसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, किसी
बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई प्रतीत हो, कोमा, मिलती हुई प्रतीत हो तो उससे बना प्रतिबिंब, उससे बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ओके, उस प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और विद्यार्थियों, जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब ही होता है, वो सीधा होता है। कैसा होगा? सीधा होगा। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सदैव सीधे बनेंगे, ये सदैव सीधे होते हैं, सीधे बनते हैं। ओके, तो ये तो थे प्रतिबिंब, जिसमें हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों देखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर गोलीय दर्पण की। तो देखिए, हमारे पास में एक पारदर्शी खोखला गोला है और उसके किसी कटे हुए भाग की एक सतह पर यदि हम चमकीली पॉलिश कर दें तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर उसको और बेटर तरीके से समझ लेते हैं। यदि किसी खोखले, खोखला होना चाहिए, खोखले पारदर्शी, पारदर्शी होना चाहिए कांच के गोले, कांच के गोले के कटे हुए भाग के, कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ओके, ये हमारे पास में है गोलीय दर्पण की एक आसान से सिंपल से डेफिनेशन कि यदि किसी खोखले पारदर्शी कांच के गोले के कटे हुए भाग पर यदि हम कोई चमकीली पॉलिश कर दें, जैसे ये हमारे पास में एक गोला है। ओके, अब हम इस गोले में क्या करते हैं, इसका एक भाग यहां से काट लेते हैं ऐसे, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा क्या हो गया है? कट गया है। अब ये जो कटा हुआ भाग है ये मैंने यहां पर, ये कटे हुए भाग को मैंने यहां दिखाया है। आप ध्यान देना, ये खोखला गोला है, ये कैसा गोला है? खोखला गोला है और काहे का बना हुआ है? खोखला, ये कांच का बना हुआ है। काहे का बना है? कांच का। ये इसका है कटा हुआ भाग, कटा हुआ भाग है। अब इस कटे हुए भाग के एक पृष्ठ के ऊपर यदि हम चमकीली पॉलिश कर दें तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। पॉलिश करने के हमारे पास में दो ऑप्शन है, यदि इसके बाहर वाले पृष्ठ के ऊपर पॉलिश कर सकते हैं, इधर भी मैं पॉलिश कर सकता था। जैसे ये हमारे पास में दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप पॉलिश किधर कर दें? इस धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दें।
तो दोनों तरफ पॉलिश कर सकते हैं। दो ऑप्शन है यहां से हमारे पास में। गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। चलिए उनको भी देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो देखिए गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो हमारे पास में है अवतल दर्पण। पहला प्रकार कौन सा है? अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण है, इसे कहा जाएगा, इसके डेफिनेशन क्या होगी? ये हमारे पास में, जैसे मैं यही बना देता हूं, इसके जस्ट नीचे ही बना देता हूं इस तरीके से। इसके जो उभरा हुआ भाग है इसके यहां पर पॉलिश कर दें तो हमें अवतल दर्पण प्राप्त होगा। दूसरा जो प्रकार है दर्पण का वो है उत्तल दर्पण। दूसरा प्रकार कौन सा है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जो पॉलिश है इसकी ठीक अपोजिट साइड में की जाएगी, ठीक अपोजिट साइड में की जाएगी। पॉलिश अब की बार धसे हुई भाग के ऊपर की हुई होती है, तो जो दर्पण होगा उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग के ऊपर चमकीली पॉलिश की हुई हो अवतल दर्पण कहलाता है, और ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ओके, तो डेफिनेशन देखिए आपके सामने है, क्या है कि ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, जिसके उभरे हुए भाग के एक पृष्ठ पर, उभरे हुए भाग पर, एक पृष्ठ नहीं है, उभरे हुए भाग पर ही होना चाहिए, उभरे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो, चमकीली पॉलिश की हुई हो, चमकीली पॉलिश की हुई हो, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। उस दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहलाता है। देखो ये हमारे पास में है चमकीली पॉलिश, इधर तो क्या है? चमकीली पॉलिश है जो कि उभरा हुआ भाग है, यह है धंसा हुआ भाग, इसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये कैसा पृष्ठ होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। ओके, उत्तल दर्पण में इसका जस्ट उल्टा होता है, इसके धंसे हुए भाग के ऊपर चमकीली पॉलिश की हुई होती है। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, क्या है परिभाषा? ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर, जिसके धंसे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो, धंसे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो, चमकीली पॉलिश की हुई हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाता है। ओके,
उत्तल दर्पण कहलाता है। ये हमारे पास में है धंसा हुआ भाग, इसके ऊपर ही हमने क्या कर रखी है, चमकीली पॉलिश कर रखी है, चमकीली पॉलिश। ओके, ये हमारे पास में है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ है। इधर वस्तु को रखेंगे, इधर ये चमकीली पॉलिश की हुई है। आगे चलकर और बेटर तरीके से ये समझ आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। एक एक करके गोलीय दर्पण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं डायग्राम आपके सामने रख लेता हूं। ये हमारे पास में है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये हमारे पास में है उत्तल दर्पण। इनको आप क्लियर कर लें। ये तो कौन सा है? अवतल, अवतल दर्पण है ये। और ये हमारे पास में कौन सा है? उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये हमारे पास में दर्पण है। अब देखिए, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास में है ध्रुव, जिसको हम पी से लिखते हैं। ध्रुव को किससे लिखते हैं? पी से। ये होता है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। गोलीय दर्पण का क्या होता है भाई? मध्य बिंदु। गोलीय दर्पण का बीचों बीच का जो पॉइंट है उसको हम ध्रुव कहते हैं। तो यहां पर इसका ध्रुव होगा, बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा? ध्रुव। और इसका जो ध्रुव है वो बीचों बीच यहां होगा। ध्रुव क्लियर हो गया? ध्रुव आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर देखें, दूसरी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास में है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वक्रता केंद्र क्या होगा, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। ये हमारे पास में जैसे यहां से ये इस तरीके से एक ऐसे पूरा का पूरा गोला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गोला बना हुआ है। ये जो दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र यहां पर होगा। इसका केंद्र कहां होगा? यहां होगा। और यही क्या होता है? वक्रता केंद्र। डेफिनेशन सुनो कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसमें भी यदि मैं बात करूं तो हालांकि यहां पर जगह थोड़ी सी कम है, फिर भी हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। कैसे थोड़ी जगह कमी आई है, बट समझने के हिसाब से सही हो जाएगा। इसका केंद्र यहां होगा, ये इसका वक्रता केंद्र इस तरफ होगा। इसका वक्रता केंद्र इस तरफ होगा, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर बात आती यहां पर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखा जाएगा विद्यार्थियों। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की, या वक्रता केंद्र से हम कह सकते हैं, वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में वक्रता त्रिज्या की इक्वल होती है। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चौथी जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास में मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या चीज है? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। ये जो रेखा है वो कहां से होकर गुजरेगी? इन दोनों में से होकर गुजरेगी। इस तरीके से होकर गुजरती है, तो इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। यहां पर जो मुख्य अक्ष है वो यहां से ऐसे होगी। ओके, तो ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष। ये इसकी मुख्य अक्ष ये पड़ी, इसकी मुख्य अक्ष ये पड़ी। एक बार मुख्य अक्ष की डेफिनेशन पुनः सुन लीजिए
कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, और यहां पर भी देखो ये ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा ही है, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है मैंने पुट नहीं करवाई है, बट आपको समझा दिया है। आपको यदि इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है, संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है, तो आप विद्यार्थियों हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। हमारा ऐप का नाम है BCS अकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करें, यहाँ पर आपको मिलने वाली है एप्लीकेशन। और हमारे जो मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही करना है, ओके। आप इसके साथ में देखें कि यहाँ पर आपको कक्षा 9 से लेकर कक्षा 9, 10, 11, 12, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या और किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी बेहतरीन। आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स और वीडियोस के कोर्स अवेलेबल होने वाले हैं, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में, वाजिब प्राइस में। आप जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, और अपने क्षेत्र की विशेष रूप से तैयारी करने के लिए आप हमारे से जुड़िए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं, कुछ डेफिनेशंस हम और लेते हैं। 4 डेफिनेशन हमने देख ली है, 5वीं डेफिनेशन देखेंगे। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस 5वीं परिभाषा है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, या सिर्फ इसको हम फोकस भी कह सकते हैं। इसको कैपिटल ऐप से लिखा जाता है। किससे पुट किया जाता है? कैपिटल ऐप से इसको हम लिखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। ये हमारे पास में है अवतल दर्पण। चलिए इसके ऊपर मैं पॉलिश कर देता हूं। इस पर पॉलिश इधर आएगी और इस पर पॉलिश धंसे हुए भाग के ऊपर आएगी। ये हमारे पास में इसकी मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास में इसकी मुख्य अक्ष है। इसका जो ध्रुव है वो यहां पर है, इसका वक्रता केंद्र यहां पर है, इसका ध्रुव यहां पर है, और इसका वक्रता केंद्र यहां पर है। अब क्या है कि हम इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित करवाएंगे। इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण यहां से आपतित करवाएंगे। परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यहां से भी देखो मैंने यहां पर आपतित करवाई है। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण है, देखो पहले तो इधर ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण यहां से टकराएगी, और ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती उसी बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। बट यहां पर उत्तल दर्पण में ये प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष को नहीं काटती, तो इसको पीछे जहां पर बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं, कैपिटल ऐप से प्रदर्शित करते हैं। और इसके लिए जो फोकस बिंदु है वो इस तरफ होगा, तो इसके लिए फोकस बिंदु उस तरफ होगा। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद में अगली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास में है फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल ऐप से लिखते हैं, छोटे ऐप से लिखा जाता है। डेफिनेशन क्या है, इसकी भी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु से ध्रुव की जो डिस्टेंस होती है फोकस दूरी कहलाती है। ओके, तो ये कुछ सिंपल सी परिभाषाएं थी जो आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। वो नियम भी आसान है, मैं आपको एक एक करके उनको समझा देता हूं। पहला जो नियम है वो जो अभी मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई है उसी डेफिनेशन से ही
आ जाएगा। ये हमारे पास में दोनों दर्पण है, ये है अवतल दर्पण और ये हमारे पास में है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये मैंने बना दिया है इनके लिए मुख्य अक्ष, दोनों के लिए बना दिए। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर प्रकाश की किरण आपतित करवा रहा हूं। पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से होकर जाएगी या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए समझ ले, में ये हमारे पास में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही थी और परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। यहां पर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर वाली जो प्रकाश की किरण है, जिस ये फोकस बिंदु में से तो नहीं गुजरती बट फोकस बिंदु में से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम यही है। दूसरा जो नियम है वो क्या है, दूसरा नियम क्या है, प्रकाश किरण की जो डायरेक्शन है वो हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देंगे, इधर पोलिस है, इधर भी पोलिस है। ओके, और ये हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये हमारे पास में मुख्य अक्ष। अब हम प्रकाश किरण को आपतित करवाएंगे। आपतन अब की बार दूसरे कलर से करवाते हैं। ऐसे आपतित करवा रहे हैं, फोकस बिंदु से होता हुआ आपतित करवाएंगे तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या फोकस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो यहां पर है फोकस बिंदु, हमने प्रकाश किरण को फोकस बिंदु से होते हुए आपतित करवा दिया तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हम कह सकते हैं कि फोकस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये फोकस बिंदु की ओर जा रही थी उत्तल दर्पण में, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते। मैंने लैंग्वेज ज्यादा पुट नहीं की है, बता दिया है, आप इनको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं दो नियम और आपको बताने वाला हूं। तीसरा जो नियम है वो क्या है, देखें हमारे पास में ये है अवतल दर्पण, ओके, और ये हमारे पास में है उत्तल दर्पण। अब हमने ये बना दी है इनके लिए मुख्य अक्ष। अब देखो मैं यहां पर इसका जो फोकस बिंदु वो यहां पर, वक्रता केंद्र यहां पर, इसका फोकस बिंदु है वो यहां पर और इसका वक्रता केंद्र है वो यहां पर। अब एक प्रकाश की किरण यहां पर मैं लेने वाला हूं और उस प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से होकर आपतित करवाने वाला हूं। तो देखिए वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण यहां से जाएगी, टकराएगी और उसी पथ पर वापस लौट आएगी। वक्रता केंद्र से होकर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर ही वापस लौट जाती है। यहां तो क्या है, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती जरूर है, किधर जाती है, वक्रता केंद्र की ओर जाती है, बट वो परावर्तित होकर उसी पथ पर ही वापस लौट जाती है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण के ऊपर आपतित होती है विद्यार्थियों। ऐसे आप यहां पर ध्यान देंगे, क्लियर कर लें कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होकर गुजरेगी। यहां पर वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ओके, अब यहां पर हम अगले और अंतिम नियम की ओर बढ़ते हैं। अंतिम जो नियम है वो हमारे पास में क्या है, यदि ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, कहां पर आपतित हो रही है, ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष, ये भी मुख्य अक्ष। चलिए
अब ध्रुव पर मैं प्रकाश की किरण को आपतित करवा दूं तो ये जो मुख्य अक्ष है वो यहां पर अभिलंब के रूप में काम करेगी, ये I और ये R। यहां पर भी ऐसा ही है, ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आपतित करवा देंगे तो आपके लिए ये I और ये R दोनों कोण बराबर होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। कुल मिलाकर है कि जो मुख्य अक्ष है वो यहां पर अभिलंब की तरह काम करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो विद्यार्थियों हमने खूब लंबा चौड़ा ये वीडियो देख लिया है और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। इसमें हम चिन्ह परिपाटी और देखने वाले थे। चिन्ह परिपाटी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में रिलेशन स्थापित करने वाला हूं और वहीं पर हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।